भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए भी एक देश एक विधान होना चाहिए। एक बात मैं बताऊं कि जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे एक देश एक विधान आता है तो हमें लगता है केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। एक देश एक विधान पे मेरी 25 से ज्यादा PIL है। वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए, वन नेशन वन लेबर कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एग्रीकल्चर कोड होना चाहिए। ऐसे करके करीब मेरी 25 PIL। वन नेशन वन इलेक्शन कोड होना चाहिए। इलेक्शन कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम शिक्षा मंत्री बनने के लिए इतनी योग्यता तो हो जितना शिक्षक बनने के लिए चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अगर शिक्षक बनने के लिए TET हो सकता है तो सांसद विधायक बनने के लिए एक LET नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। समय आ गया है। भारत में जो दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है वो है भारत की न्यायिक व्यवस्था। इस गड़बड़ न्यायिक व्यवस्था के कारण भारत में जो कमजोर लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, जमीन पे कब्जा कमजोर आदमी करता है दबंग के, दबंग करता है कमजोर के। तो दबंग क्या चाहता है? मुकदमा जल्दी खत्म हो या देर तक चले? और मुकदमा जल्दी खत्म होता है या देर तक चलता है? तो भारत की न्याय व्यवस्था दबंग के पक्ष में है या गरीब के पक्ष में है? दबंग के पक्ष में। जिसके घर में किसी की हत्या हो गई है वो चाहेगा उसके जल्दी सजा मिल जाए। जिसने हत्या किया है वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले। अब मुकदमा लंबा चल रहा है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था हत्यारे के पक्ष में है या उस बेचारे पीड़ित के पक्ष में है? रुड़की में 3 दिन पहले क्या हुआ? इकलौता बेटा था, उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया वालों ने देखा होगा। उसके बेटे की हत्या हो गई। स्वाभाविक सी बात है, सामान्यतः हत्या वही करता है जो थोड़ा दबंग होता है। चोरी लूट झपटमारी में कमजोर भी अमीर उसकी हत्या करता है, लेकिन सामान्यतः गांव में खेती होती के विवाद में ऐसे ही हत्या होती। इकलौता बेटा था, वो खत्म हो गया। पिता को गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि वो 4 महीने के बाद नवंबर में हत्या किया था और फरवरी में वो जमानत पे आ गया। स्वाभाविक सी बात है, या तो पुलिस से कुछ साठगांठ हुई या तो जज से कुछ साठगांठ हुई। अदरवाइज हत्या के केस में 4 महीने में जमानत नहीं मिलती है। तो या तो पुलिस ने लीपापोती किया, तो पुलिस ने लीपापोती किस लिए किया होगा? जोर से बोलो जरा। माल पानी के चक्कर में। और या तो जज ने गड़बड़ किया तो जज को मिल गया, पैसा मिल गया। लेकिन उसका दुष्परिणाम देखिए, करप्शन का दुष्परिणाम देखिए। पिता से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। पिता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढा। एक तो पहले वो गरीब था, वो कमजोर था, इसलिए दबंग ने उसके बेटे की हत्या किया। उसने अपनी जमीन गिरवी रखी और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 5 लाख रुपए दिया, उसने उसकी हत्या करवा दिया। और अब पिता भी जेल चला गया। तो बेटा पहले मर गया और अब इकलौता जो था वो पिता भी खत्म हो गया। बेटे की शादी हुई नहीं थी, इकलौती बूढ़ी मां वो घर में बैठी हुई है क्योंकि बेटा मर गया और पिता जेल चला गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जोर से बोलिए जरा। भारत की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, भारत के घटिया कानून, यह जिम्मेदार है इसके लिए। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। समाज, परिवार तब ठीक चलता है जब माता का प्यार हो और पिता का खौफ हो। घर तब अच्छा चलता है, बच्चे ठीक से रहते हैं। माता लाड़ प्यार करती रहती है, पिता थोड़ा खौफ पैदा करके रखता है, तो क्या होता है? बच्चे ठीक ठाक रहते हैं।
समाज तब ठीक चलता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। गांव में एक केस मैं जानता हूं सर, सोडानी सर, जौनपुर जिले का केस। 1985 में 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ। उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने एक व्यक्ति को 10 बीघे जमीन दे दिया, नाम था रघुवीर मिश्रा। दूसरे पार्टी ने उनका फर्जी वसीयत करा लिया। वो 31 मार्च को मर गए थे, उनके मरने के बाद 1 अप्रैल को उसने वसीयत कराया और उनको 2 अप्रैल को मरा हुआ दिखाया 1985 में। आज क्या चल रहा है 2000, कितने साल बीत गए? 40 साल में यह तय नहीं हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। अगर यह तय हो जाए कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे तो दूसरी वाली जो विल थी वो अपने आप में नकली साबित सिद्ध हो जाएगी। अब सवाल यह है कि यह मुकदमा चल क्यों रहा है, इसकी वाई एनालिसिस करिए। मुकदमा इसलिए इतना लंबा चल रहा है कि फर्जी वसीयत बनाना और फर्जी वसीयत बनवाना यह गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठी जांच करना भी गंभीर अपराध नहीं है। यह मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि झूठा फैसला देना भी गंभीर अपराध नहीं है। जबकि भारत में प्राचीन काल, चाहे रानी अहिल्याबाई का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम उठा के देख लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो जुडिशियल सिस्टम उठा के देख लीजिए, भारत में जो सबसे हीनस क्राइम था, सबसे बड़ा अपराध था, वो क्या था? झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध था। और आज जिन देशों ने भारत के उन कानूनों को लिया वहां अपराध न के बराबर है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल तक की सजा होती है। अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। रूस में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। सिंगापुर में झूठ बोलने पे 5 से 10 साल सजा होती है। अलग अलग देशों में से है, लेकिन भारत में झूठ बोलने पे कोई, और इसीलिए 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। कुछ लोग झूठी शिकायत से परेशान हैं, कुछ लोग झूठे एफआईआर से परेशान हैं, कुछ लोग झूठी जांच से परेशान हैं, कुछ लोग झूठी गवाही से परेशान हैं, कुछ लोग झूठे फैसले से परेशान। 9/11 हुआ था ना, 9/11 के बाद एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। पकड़ा गया था ना अमेरिका में। उसको पकड़ा, उससे पूछा तूने रेकी किया? बोले हां जी रेकी किया। हमारे यहां आतंकवादी कभी इतना सच बोलेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत, अमेरिका का आतंकवादी भी सच बोल देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। उसने एडमिट कर लिया रेकी किया, उसको पता था 10 साल सजा होगी। उसके वकीलों ने समझाया होगा तो तू सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। और अगर वो बोल देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, टेस्ट में पता चल जाता तो 30 साल सजा होती। यूएस में जो सजाएं होती हैं वो कॉन्जेक्टिव होती हैं। सजा 2 तरीके की होती है, एक होती कॉन्जेक्टिव, एक होती कॉन्करेंट। एक होती है कि सारी धाराओं की सजा एक साथ चलेगी, एक होती है पहले एक धारा की सजा, फिर दूसरे धारा की सजा, फिर तीसरे धारा की सजा, ऐसे चलती है। भारत में जनरली एक तो कानून वैसे भी सड़े गले हैं, दूसरा सजा यहां पे कॉन्करेंट होती है, सारी धाराओं की सजा एक साथ चलती है। अमेरिका में कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। 10 धारा में सजा हुई, मान लो एक में 2 साल सजा, एक में 5 साल सजा, एक में 8 साल की सजा, एक में 10 साल सजा, तो पहले 2 साल वाली, फिर 3 साल वाली, फिर 5 साल वाली। इसलिए अगर आप गूगल करेंगे लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड तो पता चलेगा अमेरिका में रेप के मामले में 1200 साल सजा हुई है, हत्या के मामले में 3000 साल सजा हुई है। जो लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस है पूरी दुनिया में, जानते हैं कितने साल की है?
जैसे यहां सहारा स्कैम हुआ था ना, ऐसे चिटफंड स्कैम हुआ था। उसने करीब 1600 लोगों का पैसा लेकर चंपत हो गया हो। हमारे यहां तो 16 हजार लोगों का पैसा लेकर लोग चंपत हो जाते हैं। उसमें 1,41,000 साल सजा हुई। आप लोग गूगल करिएगा, आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करके देख लीजिएगा। आप गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो फिर पता चलेगा मैक्सिको में 3,000 साल सजा, एक ड्रग स्मगलर को 10,000 साल की सजा, किसी मर्डरर को 20,000 साल की सजा, किसी को कैसे, क्यों? क्योंकि वहां हर सजा एक उससे चलती है। आतंकवादियों को 20,000 साल सजा, 25,000 जीते नहीं है, वो जिंदा नहीं रहते, लेकिन उस सजा देने का उद्देश्य यह होता है कि लोगों को पता रहे इसने कितना क्राइम किया है। भाई अगर सिंपल आपने आजीवन कारावास दे दिया तो एक मर्डर में भी आजीवन कारावास, 10 मर्डर में भी आजीवन कारावास, तो पता कैसे चलेगा कि इसने एक मर्डर किया कि 10 मर्डर किया? इसलिए वहां पे अलग अलग चलती है। जैसे हम लोगों के यहां तो खूब साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। साइबर फ्रॉड आजकल आपके इस वीरभूमि से खूब चल रहा है। वो मेवात वाला एरिया है ना, मेवात का भरतपुर और अलवर, हां, पूरे भारत का मुख्य राजधानी वही है। भारत के साइबर फ्रॉड की राजधानी अलवर भरतपुर हो चुका है। हाँ, जामताड़ा शिफ्ट हो गया। पहले बिहार का झारखंड का जामताड़ा था, आजकल ये हो गया। किसी को आजीवन कारावास हुआ साइबर फ्रॉड करने वालों? क्या किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई? क्या? आप गूगल करिएगा, टर्की में एक व्यक्ति ने एक एसएमएस डाल के एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हैक कर लिया था। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस लिंक भेजा, उस पर क्लिक मारा, उसका बेचारे के अकाउंट हैक कर लिया। 338 साल सजा हुई है एक अकाउंट हैक करने पे। कितने साल की? दोबारा टर्की में कोई बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा फांसी। एक व्यक्ति कॉलेज के पास गया, 900 ग्राम गांजा उसके पास पकड़ा गया, केवल 900 ग्राम, इतना सा, सीधे उठा के फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास कोई गांजा, धतूरा, चरस, अफीम, कोकीन लेके पहुंचेगा क्या? नहीं। इसलिए कहता हूं, हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की नीति है ना, सठे साठ्यम समाचरित, उसको लागू करना नितांत आवश्यक है। अच्छा, जितने ये कारोबार होते हैं, अवैध कारोबार, ये थ्रू बैंकिंग होते हैं या कैश में होते हैं? जोर से बोलिए जरा। कैश में। घूसखोरी कैश में, जोर जोर से बोलिए। कमीशन खोरी कैश में, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, जासूसों की फंडिंग, गद्दारों की फंडिंग, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग, मणिपुर के अलगाववादियों की फंडिंग, देश विरोधी वकीलों की फंडिंग, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग, देश विरोधी लेखकों की फंडिंग। जितने भी अवैध काम होते हैं ये किस में होते हैं? कैश में। यानी अगर कैश बंद कर दिया जाए तो ये सारे अधूरे काम कम हो जाएंगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हो जाएंगे। बंद करना चाहिए क्या? बंद क्यों करना चाहिए मैं बताता हूं। अभी लेटेस्ट सरकार का आंकड़ा आया है कि भारत के 80% लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और केवल 20% लोग, वित्त मंत्रालय के आंकड़े बता रहा हूं आपको, केवल 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? वो पीछे वाले आवाज नहीं आ रही है? 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? नहीं। अरे जो ज्यादा खर्च करता है उसके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। जो नहीं करता उसको जरूरत ही नहीं 100 रुपए से बड़े नोट की। 100 रुपए जेब में डाल लेगा, दिन भर घूम टहल के आ जाएगा, आराम से 100 रुपए।
कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, भारत का 25% घूसखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, जितने भी अपराध हैं, ये 25% तत्काल बंद हो जाए। भारत में इस समय 130 करोड़ आधार है, 225 करोड़ बैंक खाते हैं, 53 करोड़ तो जनधन खाते हैं, 53 करोड़, 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है। जनधन खाता किसका खुलता है? जो गरीब होता है, जिसकी एनुअल इनकम 50,000 से कम होती है। किसान सम्मान निधि किसको मिलती है? जो गरीब होता है, जिसकी एनुअल इनकम 50,000 से कम होती है। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक से जुड़ चुका है। सब्जी बेचने वाला भी, एक बार मैं सब्जी मंडी गया, मैंने कहा 500 के दिया, बोले है क्या? बोले नहीं। उसने आलू पलटा और जिसमें आलू तौलते उसी को यूं कर दिया। उसमें आलू उसने हम पलटा, बोला कि पैसा खुले खुले नहीं, बोले ये लो इसमें दो। अरे भैया, जब आलू बेचने वाला, पान बेचने वाला, जूता बनाने वाला, धोबी, मोची, सब लोग लेने लग गए, तो अब पहले ये काम नहीं हो सकता था, अब कैश लेन देन पे रोक हो सकती है कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, चूल्हा तब तक जलता है जब तक पीछे से गैस आती है। आप पीछे से गैस बंद कर दो, चूल्हा, पीछे से आप कैश कम कर दो, बड़ी नोट को कम कर दो, सारे देश विरोधी काम बंद हो जाएंगे, जासूसी भी बंद हो जाएगी, अलगाववाद भी कम हो जाएगा, माओवाद भी कम हो जाएगा, नक्सलवाद भी कम हो जाएगा। जो भी देश विरोधी काम होते हैं सब पैसे के लिए होते हैं, पैसे के जरिए होते हैं, पैसे के द्वारा होते हैं, सब माया है। इसी माया को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो काम। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है, जितनी बड़ी नोट होती है, आप वर्ल्ड वाइड में आपको फार्मूला बता रहा हूं, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा वहां अलगाववाद होगा, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा वहां आतंकवाद होगा। सीधा कनेक्शन है। पाकिस्तान का देख लो, हमसे बड़ी नोट है, हमसे समस्या वहां गड़बड़ है कि ज्यादा खतरनाक है कि नहीं। और यूरोप को देख लो, मैक्सिमम करेंसी 100 की है। ये नोट का बड़ा सीधा संबंध है। तो ये काम पहले तो नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले जनधन खाते खुले नहीं थे, यूपीआई था नहीं, डेबिट कार्ड इतने थे नहीं, क्रेडिट कार्ड इतना था नहीं, पहले दूध वाले, फल वाले, सब्जी वाले, पान वाले क्यूआर कोड दिखाते नहीं थे। लेकिन अब ग्राउंड वर्क तैयार हो गया कि नहीं? आज की डेट में हो सकता है कि नहीं? तो सब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद दे के कहना चाहिए कि साहब एक काम करो, ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दो। मैं कह रहा हूं, हमारा और आपका जीवन बहुत सुरक्षित हो जाएगा। अल्टीमेटली मार्केट में आप जाओगे तो आपकी पॉकेट जो कट रही है, पॉकेट कटना बंद हो जाएगी, क्योंकि चोर को पता है पॉकेट में तो कुछ है ही नहीं। आपकी पॉकेट मारी भी बंद हो जाएगी, अपराध बंद हो जाएगा। साइबर क्राइम के लिए सठे साठे समाचार, टर्की वाला कानून है ना, एक आदमी का एक अकाउंट हैक किया था, 325 साल की सजा दे दिया। तो टर्की वाला कानून ले लो। कानूनी फॉलो करने होते तो बहुत सारे हो जाते दूसरे देशों के। और दूसरी बात सर, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे तो हमको नेट भी फ्री करना पड़ेगा। नेट फ्री करने बहुत बढ़िया। अगर हम इंटरनेट को ज्यादा बढ़ा, मतलब वैसे तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम पूरी इसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो फिर इन लोगों की मोनोपोली बढ़ जाएगी। अंबानी की मोनोपोली और एयरटेल जियो की मोनोपोली बहुत बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है, उन्होंने सवाल पूछ लिया, क्या पता किसी और के भी मन में हो, कम से कम हमको
उत्तर देने का अवसर दिया आपने। ये काम करने पे अगर डाटा सरकार फ्री भी कर दे तो भी सरकार को फायदा है। जानते हैं स्विट्जरलैंड में पुलिस का 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे पुलिस के थाने वहां बंद रहते हैं। जैसे ही आप ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करोगे, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करोगे, सठे साठ्यम समाचरित के अनुसार कठोर कानून बना दोगे, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दोगे, लोगों को 6-6 महीने पे सजा दिलवाना शुरू करोगे, ऐसा खौफ पैदा होगा वो सोचे भैया साइबर फ्रॉड नहीं करूंगा, रिक्शा चला लूंगा, कपड़ा धो लूंगा, धोबी का काम कर लूंगा, मोची का काम कर लूंगा, लेकिन साइबर फ्रॉड नहीं करूंगा। सर साइबर फ्रॉड के लिए तो कानून बन जाएंगे, लेकिन जैसे गांजा, अफीम, ये लोग इनके ऊपर भी नार्कोटिक्स काम कर आ ही रहा था, मैं उसी पे आ रहा था, तो अब रुक जाओ, तो मैं उसी पे आ रहा हूं, अगला मैं उसी पे आ रहा था। ये गांजे की तस्करी किसमें होती है भाई, जरा जोर से बोलो। कैश में। अफीम किसमें बिकती है? चरस किसमें बिकती है? एमडी किसमें बिकती है? सुल्फा किसमें बिकती है? सारी की सारी ड्रग स्मगलिंग का कारोबार किसमें है? कैश में। और मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, मुझे ऐसे परिवारों से मिलने का अवसर इसलिए मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से 500 मीटर की दूरी पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको पटियाला हाउस कहते हैं, और वहीं 500 मीटर की दूरी पे हाई कोर्ट है। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट और पटियाला हाउस कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, वो सिविल कोर्ट नहीं है। जो सिविल मैटर चलता है वो 30,000 में चलता है, जो क्रिमिनल मैटर चलता है वो पटियाला में चलता है। वहां मैं जाके देखता हूं एकदम गरीब मां बाप, बच्चे ने पता नहीं कहां से उसके ऊपर प्रभाव आया और वो बेचने लग गया, पकड़ा गया, जेल गया। वो मां बाप बेचारे परेशान है कि इकलौता बेटा कैसे करके मेरा बाहर आ जाए। अगर बाहर नहीं आएगा, इसकी शादी नहीं होगी, हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? लाखों माता पिता इस नशे के कारोबार से परेशान है। लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है, लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है। और इस पूरे के पूरे ड्रग स्मगलिंग से कितने लोगों को फायदा होता है? 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को। इससे ज्यादा पूरा कारोबार नहीं चला रहे लोग। चलो थोड़े बहुत उसमें सप्लायर हैं, लेकिन जब 3-4 साल की बच्चियों की रेप की घटना आती है तो मैं पुलिस से या डीसीपी वगैरह से बात करके पता करता हूं ये 3 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार किया वो है कौन। 100% ये नशेड़ी होते। मुझे आज तक 3-4 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला कोई सामान्य आदमी मिला ही नहीं। या तो वो गांजा पी रहा था, या चरस पी रहा था, या तो अफीम पी रहा था, कोकीन ले कुछ न कुछ नशा का कारोबार कर रहा था। आप कल्पना करिए, जिसकी 2 साल 3 साल की बच्ची 2 घंटे पहले तक खेल रही थी और 2 घंटे के बाद उसका गला घोंट के उसको मार दिया जाए, उस परिवार पे क्या बीतती होगी। तो ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने से, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने से ये ड्रग का कारोबार बंद हो जाएगा। कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग कैसे होती है? कैश में। मणिपुर की पूरी फंडिंग कैसे हो रही है? कैश में। जितने भी भारत विरोधी काम है, समाज विरोधी काम है, देश विरोधी काम है, हमारे संस्कृति के विरोधी कानून काम है, जितने भी अवैध काम है, ये सब के सब कैश में होते हैं। कैश बंद करते ही आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये होगा तभी जब इसकी पब्लिक डिमांड होगी। सब लोग मिलकर डिमांड करेंगे, अकेले मेरे कहने से या 2 लोगों के कहने से या 20 लोगों के कहने से नहीं होगा। तो कैसे डिमांड कर सकते हैं उसका रास्ता बताता हूं। आप में से सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हो? हाथ उठाओ भाई, सोशल मीडिया वाले कितने हैं? लगभग सब है। फेसबुक कितने लोग यूज करते हो? फेसबुक कम करते हैं, इसका मतलब इंस्टाग्राम ज्यादा करते हैं। मेरे कहने पे ना फेसबुक यूज करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है।
वो डिपेंड करता है सामने वाला आपको फॉलो करे या ना करे। लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बना लेना ये आपके हाथ में है। तो एक काम करो, आपका नाम क्या है? हां, सुरेश। सुरेश, तुम 5000 सुरेश को अपना फ्रेंड बनाओ। आपका नाम क्या है? राजेश। आप केवल राजेश नाम के लोगों को 5000 राजेश को फ्रेंड बना लो। आपका नाम क्या है? रविंदर। आप 5000 रविंदर को फ्रेंड बनाओ। बना सकते हैं क्या? अपने अपने नाम के लोगों को ढूंढ सकते हैं क्या? इतने बड़े भारत में आपके नाम के 5000 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जोर से बोलो। मिल जाएंगे। मैंने अपने नाम को क्यों कहा? जनरली हम लोग सोशल मीडिया में क्या करते हैं सर, जो हमारे परिचित होते हैं उन्हीं को हम सोशल मीडिया में फ्रेंड बनाते हैं। अरे जो तुम्हारे परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, दोस्त हैं, उनको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बनाना? उनसे सीधे सीधे मिलके बात करो, फोन पे बात करो। वर्चुअल फ्रेंड तो उनको बताना जिनको आप जानते नहीं हो, उनको बनाओ। फायदा क्या होगा? अब ये राजेश, ये सुरेश, ये दिनेश, ये कमलेश, ये राम, बलराम, महेश राजस्थान में मिल जाएंगे कि नहीं? जोर से बोलो। उड़ीसा में मिलेंगे कि नहीं? केरल में मिलेंगे कि नहीं? कन्याकुमारी मिलेंगे कि नहीं? बंगाल में मिलेंगे कि नहीं? तो आप यहीं अजमेर में बैठे बैठे आपने पूरे देश भर के अपने नाम के 5000 लोगों को फ्रेंड बना लिया। आपने अजमेर में बैठे बैठे देश भर में अपने नाम के 5000 लोगों को फ्रेंड बना लिया। रेखा भी मिलेगी पूरे देश में, विभा भी मिलेगी पूरे देश में, सीमा भी पूरे देश में मिल जाएगी, दीक्षा भी मिलेगी, उमा भी मिलेगी, रमा भी मिलेगी, सब मिल जाएंगी पूरे देश में, श्रेया भी मिलेगी। कोई श्रेया है क्या इधर? नहीं है। कर सकते हैं क्या? देखो, आप यंग जनरेशन हो, आप यूथ हो, आपको जो बात सही लगती है आप उस सही बात केवल अपने तक मत रखो। मैं तो कह रहा हूं जो मेरी बात अच्छी लग रही हो उसको भी अपने फेसबुक पे लिख दो 5000 लोगों को, और जो आप हमसे सहमत नहीं हो वो भी लिखो कि आए थे हमको ये बात कह के गए, हमको तो लगता है ये गलत बात है, लिख दो उसमें। लेकिन जो आपको ठीक लगता है उसको लिखो, और अपने तक नहीं उसमें उस आइडिया को फ्लोट होने दो। आप जरा कल्पना करिए, इस देश के युवा अगर यह काम करना शुरू कर दें और सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करना शुरू कर दें, ऐसे आइडियाज पे शुरू करना शुरू कर दें, एक देश एक विधान के बारे में लिखना शुरू कर दें, पूरे नेशन वाइज एक कॉमन ओपिनियन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई किसी विषय पे 100% एक रूपता नहीं हो सकती, किसी विषय पे 100% लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन 70% 80% लोग सहमत हो सकते हैं कि नहीं? तो भैया अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो गांव का किसान करेगा क्या? रिक्शा चलाने वाला करेगा क्या? तांगा चलाने वाला क्या करेगा? नहीं, आप करो, आपको पता है, आप इसको करिए, उससे देश का भला होगा, डिस्कशन होगा, फायदा होगा। मेरा मानना है दो चीजें हो जाए, वन नेशन वन पिनल कोड, ये क्या कहते हैं, सिविल कोड हो जाए, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड हो जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड हो जाए, वन नेशन वन टैक्स कोड हो जाए, और वन नेशन वन जुडिशियल कोड हो जाए। प्रत्येक मुकदमे का फैसला साल भर में होना शुरू हो जाए, भारत बदल जाएगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा। लोग जो भारत छोड़ के भाग रहे हैं, ये भागना बंद कर देंगे। भारत छोड़ के लोग क्यों बाहर भाग रहे हैं? अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां क्या है? क्या केवल इतना है वहां लाइन ऑर्डर ठीक है, केवल इतना है वहां चोरी लूट झपटमारी नहीं है, वहां इतना है कि वहां अपराध कम है। आखिर क्या कारण है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात को 2 बजे लोग घूमने से डरते हैं और दुबई में रात को 3 बजे भी लोग आराम से घूम लेते हैं? क्या दुबई का शासक ज्यादा अच्छा है? क्या जोर से बोलिए जरा। दुबई का कानून ज्यादा अच्छा है, दुबई का जुडिशियल सिस्टम ज्यादा अच्छा है, फटाफट वहां पे मुकदमे के फैसले होते हैं। और ये हमारे यहां थी व्यवस्था। हमारे यहां पहले जस्टिस विद इन आवर होता था,
छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जुडिशल सिस्टम में जो कैटेगरी दी थी, पहली कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर विवाद का समाधान। दूसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन डे, 1 दिन के अंदर विवाद का समाधान। तीसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर विवाद का समाधान। और चौथी कैटेगरी थी जो बहुत कम होती थी, बहुत कम ऐसे केस थे, जो था जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर समाधान। और आज क्या हो रहा है? जस्टिस विद इन डिकेड्स, जस्टिस विद इन 4 डिकेड, जस्टिस विद इन 5 डिकेड। 1984 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ और 2025 में अब जाके सजा सुनाई गई है, वो भी कहां से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। जिसको सजा दी गई है वो खुद ही 85 साल के हो चुके हैं। 40 साल के बाद सजा हुई है। सिखों का नरसंहार कब हुआ? 1984 में। फैसला कब आ रहा है? 2025 में। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अपील होगी हाई कोर्ट में, 10 साल वहां भी चलेगा। उसके बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, 5 साल वहां भी चलेगा। जिसके खिलाफ ये सजा सुनाई गई वो पहले ही 85 साल के हो चुके हैं। जब तक हाई कोर्ट में अपील चलेगी तब तक वो खुद ही। ऐसी न्यायिक व्यवस्था चाहिए क्या? तो आप लोग आवाज उठाइए, और आवाज इसलिए उठाइए कि जब सप्लायर अच्छा हो तो डिमांड करना चाहिए। जब सप्लायर अच्छा हो तो डिमांड करना चाहिए, और बिना डिमांड किए कुछ सप्लाई नहीं होता। तो जनता डिमांड करे, ऊपर से सप्लाई हो। मेरा मानना है, जिस हम कलयुग की बात करते हैं ना, ये कलयुग भारत में तो है। सिंगापुर में कलयुग है क्या? जोर से बोलिए जरा। जापान में कलयुग है क्या? तो भारत में क्यों है? उधर क्यों नहीं है? यहां क्यों है? शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए शिक्षा अच्छी हो और कानून व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए आप सब लोग मिलकर आवाज उठाइए। आप लोग इतनी देर सुने, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार आप लोग थोड़ा खड़े हो जाइए, काफी देर से बैठे हुए। और आपको पीछे से बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? जोर से बोलिए, हाथ ऐसे उठा के बोलिए, जिससे आपका वीडियो लोग देखें, कहें वाह भाई, अजमेर के लोग पूरी आजादी चाहते हैं। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी के संस्कार से, गुलामी के व्यवहार से, नशा तस्करी, मानव तस्करी से, अलगाववाद, कट्टरवाद से, माओवाद, नक्सलवाद से, घूसखोरी, कमीशनखोरी से, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।